अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो जो है डेटा हैंडलिंग का जो है चैप्टर है। तो इसमें जो है डेटा हैंडलिंग वाला जो चैप्टर है इसमें जो है 2 टॉपिक्स इंक्लूडेड है सिलेबस में हमारे अभी जो पेपर है। तो उसमें एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है तो इसमें देखिए आप 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में से आ जाएंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में से 2। आप एक अंदाज़ा आप पकड़ के चलिए 5 to 7 मार्क्स जो है आपको इस टॉपिक में प्रिपेयर करने से आ जाएंगे। तो इसमें देखिए अब टॉपिक्स क्या क्या है आप पहले वो देख लीजिए। टैली, मार्क्स, पिक्टोग्राफ, पाई डायग्राम, ये मैं आपको थोड़े से टॉपिक्स इसमें से ली हूँ जो अभी हम इसके बारे में समझेंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पे टैली मार्क्स को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आपका किचन है, राइट। अब आप किचन में हैं तो आप किचन में ऑब्वियसली जो है जो कुकिंग वाले आइटम्स है आप वही रखेंगे, राइट। और अगर आपका सपोज़ जो भी आपका मतलब ड्राइंग रूम वगैरह है तो वहाँ पे आप वही चीज़ें रखेंगे जो जो उसकी ज़रूरत वहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आप ड्राइंग रूम में लाके किचन स्टफ नहीं रखेंगे। तो उसी तरह और जो है आप किचन में भी जो है ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, मतलब एक उसमें मसाला के जो पैकेट्स रहेंगे वो अलग रखेंगे आप, और जो आपके सीरियल्स रहे वो अलग रखेंगे। मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ। और एक अगर आप कमर्शियल एग्जांपल भी अगर आप ले लिए तो जैसे आप मेडिकल हॉल जा रहे, या बेस्ट एग्जांपल जो है आपकी सुपर मार्केट है, तो वहाँ पे अगर आप गए, अगर आप किसी सुपर मार्केट को गए और वहाँ पे सामान इस तरह से जो है जमा हुआ है कि सपोज समझो टॉवेल्स है, टॉवेल्स के बाजू फिर आपको दाल वगैरह रखे हुए मिल रहे, फिर दाल के बाजू आपको टूथपेस्ट मिल रहा, मतलब ऐसा अगर है तो आप किस हिसाब से ढूंढेंगे, मतलब आपको आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर रैक वाइज वहाँ पे अगर वो लोग कंपनी वाइज अगर रहा, मतलब पूरा टूथपेस्ट वाला जो है एक शेल्फ अलग है, फिर एक आपका जो है ड्राई फ्रूट्स वाला जो है अलग है शेल्फ, तो वहाँ पे क्या है आपको ढूंढने में बहुत आसानी रहती। तो इस तरह से हर चीज़, हर डेटा का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा हैंडलिंग में हम वही देखेंगे कि मतलब अब डेटा को हम कैसे जो है ऑर्गेनाइज करके जो है हम रखेंगे। तो अब आप देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप जो है एक जो है आपके स्टूडेंट्स है, सपोज़ आप किसी स्टूडेंट को बोले कि जो है किस किस को कौन सा कलर है आप मालूम करिए। तो अब एक जो है स्टूडेंट जो है आपको इस तरह से जो है बता रहा कि फॉर एग्जांपल एक ए बच्चा है, उसको जो है रेड कलर पसंद है, फिर एक बी है उसको जो है ऑरेंज कलर पसंद है, फिर एक मतलब एक लड़की है सी, उसको जो है सपोज़ पर्पल कलर पसंद है। तो इस तरह से अगर है तो ऐसी अगर 100 स्टूडेंट्स हो गए, मतलब 100 रहे स्टूडेंट, तो आपको हर एक का जाके चेक करना पड़ेगा कि मतलब कितने बच्चों को रेड पसंद है, मतलब मैं रेड कलर लेके आऊँ, कितने बच्चों को ऑरेंज। तो इससे क्या हो जाता, डेटा जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाता। तो ऑर्गेनाइज डेटा किसको बोलेंगे कि 5 स्टूडेंट्स को जो है रेड कलर पसंद है, ठीक है, 9 स्टूडेंट्स को जो है वो वाइट कलर पसंद है। तो इस तरह से आप अगर डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप देखने में आसानी से मालूम हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरे को इतने जो है रेड कलर के कवर्स लाना है या इतने वाइट कलर के कवर्स लाना है। आप एक ग्लांस में देख के जो है ये कर सकते। अब हम नेक्स्ट जाएंगे कि टैली मार्क्स हम किसको बोलते। तो टैली मार्क्स जो है जो मतलब मेथड जो यूजुअली यूज़ होता है टैली मार्क्स एक्सप्लेन करने का, वो जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल आप 5 स्टूडेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी नॉट 5, 1 2 3 4, उसके बाद आप इसको ऐसे कर दे रहे, तो कितना ये 5 स्टूडेंट्स का बंच हो गया। फिर सेकेंड बंच 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर आपको अब इसका लिखना है, अब आपसे पूछा गया कि ये कितने हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, तब आप ये डेटा को देख के कैसा बोलेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 10 हो गए, फिर ये 11 हो गए, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 11 जो है स्टूडेंट्स है क्लास में। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे टैली मार्क्स। अब नेक्स्ट मैं आपको बोली थी कि पिक्टोग्राफ हम किसको बोलेंगे। तो पिक्टोग्राफ वो होता जिसमें जो है आपका जो है रिप्रेजेंटेशन है वो जो है आपका फिगर में रहेगा, मतलब एक डायग्राम के साथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है सुपरमार्केट का कुछ डेटा लिखना है तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे
फ्रूट्स, ठीक है, फिर नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, नेम ऑफ द फ्रूट, फिर नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो अब आप समझो, सपोज आप है ना एप्पल के बारे में बात कर रहे, ठीक है, एप्पल। तो आप क्या, तो पिक्टोग्राफ में क्या होता कि आपको जो है, सॉरी मेरी थोड़ी जो है डायग्राम्स जो है मैं उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, अभी थोड़ा मैं जल्दी में बना रही हूँ ना वीडियो, तो इसलिए। तो ये जो है एप्पल्स को आप इस तरह से उसकी फ़ोटो से अगर आप रिप्रेजेंट करें तो 3 एप्पल्स यहाँ पे हो गए। अब आप जो है ग्रेप्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे कितने बंचेस है, तो अब देखिए आप इस तरह से सपोज बंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो उसका डायग्राम आप वहाँ पे डाल रहे, तो यहाँ पे हो गए 2 बंचेस। तो इस तरह का डेटा जो भी टेबुलर फॉर्म में फ़ोटोज़ के साथ रहेगा, आप उसको उस डेटा को बोलेंगे पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे पाई डायग्राम्स, और सॉरी डायग्राम से पहले हम जो है बार ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। बार ग्राफ में हम जो है कैसा डेटा रहता देखेंगे। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, आप लोगों को पता है ना ऑलरेडी कि ये जो है एक्स एक्सिस रहती और ये जो है आपकी वाई एक्सिस रहती। तो इसमें जो है अगर समझो आपको जो है लेना है कि क्लास वाइज समझो, अब आपको लेना है 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, मतलब क्लास वाइज कितने स्टूडेंट्स है, क्लासेस कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप यहाँ पे डेटा लेते 2 4 6 8 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जब बारग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज अब आप 10th क्लास का डेटा ले रहे, तो यहाँ पे हो गया 10th क्लास। तो सपोज 10th क्लास में 7 बच्चे हैं, तो यहाँ से आप मार्किंग यहाँ तक, ये पूरा बॉक्स जो है वो 10th क्लास है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मतलब आपका ग्राफ पेपर रहता है उसमें आप लोगों को पता है कि बॉक्सेस रहते, तो यहाँ से यहाँ तक 7 स्टूडेंट्स है। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 9th क्लास में जो है वो 8 स्टूडेंट्स है। फिर जो है आपके 7th क्लास में जो है आपके 4 स्टूडेंट्स है। तो इस तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन को आप बोलेंगे बार ग्राफ। अब नेक्स्ट है आपका पाई, आपका नेक्स्ट है यहाँ पे पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम के लिए जो आपको रिप्रेजेंटेशन है, आप देखिए पाई डायग्राम का मैं आपको सिंपल से थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ये है आप पाई डायग्राम जो है राउंड में जो है रिप्रेजेंट होता, और जो उसके पार्ट्स रहते हैं हम उसको बोलेंगे सेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। ये जो है मिडिल पार्ट है, सपोज यहाँ पे 60% है, ये 120% है, ऐसा आपको डेटा दिया हुआ रहेगा। मतलब ये हिस्सा जो है वो एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा, ये जो है आपका घर का रेंट कितना खर्चा हो रहा, ये आपका बिल्स है। तो इस तरह से आपको परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। तो ऑलवेज याद रखिए, जब भी आप इस तरह के उसमें फाइंड आउट कर रहे, तो आप इसका पूरा जो है आपका क्या बोलेंगे, इसका पूरा जो आप वैल्यू लेंगे वो पूरा इक्वल टू 360 रहेगा। जो भी आपका जो, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल में हमेशा 360 रहता, तो आप इसको पूरा 360 लेके जो है डेटा फाइंड करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में जो है प्रॉब्लम्स के साथ बताऊंगी। अभी तो बेसिक जो है मैं डेटा बता रही हूँ आपको कि कैसा जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन बेसिक में हम इसको कैसा जो है समझेंगे। फॉर एग्जांपल आप मीन ले लिए, तो मीन कैसा, मीन क्या है कि जो भी टोटल डेटा है आपके पास, सपोज आपको बोला गया कि एक बच्चा है, उसको जो है सब्जेक्ट्स में मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में 20 आए, 40 आए, एक में 70, एक में 80, एक में 10, इस तरह से मार्क्स है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो आपको इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन मतलब आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, तो मतलब आपको इसका एवरेज वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे जो है ना 20 + 30, 20 + 40 + 70 + 80 + 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 से जो है आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे 40 + 20 कितना हो गया, 60, 60 + 70 130, 130 + 10 140, 140 + 80 जो है आपका 220 हो गया। तो इज इक्वल टू 220/5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, और इधर जो है आप 2 बच गया, तो ये 5 4 ज़ा 20, तो आपको आ गया 44 इसका मीन। मैं जो एग्ज़ाम में ज़रूरत है ना वो आपको बेसिक चीज़ें जो है इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मीन हो गया। अब आपका मोड देखिए, जो भी आपको मोड एग्ज़ाम में देता आपको कैसा रहता है, रिपीटेड वैल्यूज़ रहते, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको। सपोज 2 3 3 है, जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही ना वो जो है आपका मोड रहता। 5 5 6 6, तब आप इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा वो जो है मोड रहता,
ठीक है। तो मोड इसका वैल्यू जब आप फाइंड करना है तो मोड जो है आपका इसका 4 हो जाएगा। अगर समझो आपके पास दो वैल्यूज़ है, ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो दो वैल्यूज हो रहे तो यहाँ पे दो जो है आपके मोड्स रहेंगे 4 और 6। अगर समझो हर वैल्यू सेम नंबर टाइम पे रिपीट हो रही, मतलब अगर 2 भी 3 टाइम्स हो रहा, 3 भी 3 टाइम्स हो रहा, 5 भी 3 टाइम्स हो रहा, पूरे नंबर्स 3 टाइम्स हो रहे, तो उस जो है प्रॉब्लम में मोड नहीं रहता, अनडिफाइंड रहता। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है मीडियन के बारे में बात करेंगे। मीडियन क्या रहता, देखिए आपको एग्जाम में जो है वैल्यूज़ कुछ भी ऐसा आ जाते, 45, 25, 6, 18, 19, ठीक है, कुछ भी आपको वैल्यूज ऐसा आ जाते। आ गए तो अब आप क्या करना, आप इसको पहले ऑर्डर में लिख लेना, 5, 6, 17, 18, ठीक है, 20, 45, सपोज और एक आपका 46 हो गया, तो ये हो गया 46। तो मीडियन का एक्चुअल मकसद क्या है कि एक तरफ लोअर वैल्यूज हो जाते हैं जो मीडियन से कम रहते, और एक तरफ जो है वो मीडियन से बढ़ के रहते। तो मीडियन का मतलब क्या है, आप जो है मिडिल वैल्यू फाइंड करना। देखो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बता रही हूँ, फॉर्मूलेज पे नहीं जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से जो है एग्जाम में जो है करने आना। तो यहाँ पे देखिए अब इसका मीडियन हो गया 18, ठीक है। अगर सपोज इसमें 46 नहीं रहता, ठीक है, अगर हम 46 को बाजू रख दिए, 46 को निकाल दिए इसमें से, तो क्या बचता, अगर हम 46 को यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, हम इसको निकाल दिए यहाँ से, तो अब हमारे पास कितने बचे, 6 नंबर्स बचे। तो 6 को आप सेम जो है ऑर्डर में लिखेंगे, 5, 6, 17, 18, ठीक है, और 20 और आपका 45। तो अब यहाँ पे 3 नंबर्स है, यहाँ पे 3 नंबर्स है, मिडिल का कुछ भी जो है वैल्यू नहीं है, तो ये दो नंबर्स को आप लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। 17 + 18/2, तो कितना हो गया, 35/2। तो आपको इसका मीडियन क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। तो इसका मीडियन होगा 17.5। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है आपको एग्ज़ाम में, जो फार्मूले के पर एक जो है फार्मूले के पर जो अक्सर जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, वो है मोड का फार्मूला। इन टर्म्स ऑफ मोड फार्मूला, मैं आपको मेरे फार्मूले पेपर में से बता देती हूँ आपको। मोड का जो फार्मूला रहता है वो 3 मीडियन - 2 मोड। देखो फॉर 3 मीडियन - 2 मीन, सॉरी दिस इज नॉट मोड, 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। तो ये आपका जो है फार्मूला रहता। तो इस पे बेस्ड कैसा आता कि अगर सपोज मीडियन और मीन ये है, तो अब आप उसका मोड कैसा फाइंड करते, तो उस जगह पे आपको ये यूज़ करना है। अब ना मैं है ना आप लोगों को जो है प्रीवियस स्टेट के क्वेश्चन पेपर के मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखिए आप, ये क्वेश्चन में देखिए आप क्या दिया हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 15, मतलब 7 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है जिसका मीडियन क्या है, 15 है सॉरी। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाई 3, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन जो है सेट के बढ़ा दिए, 3 से वैल्यू से बढ़ा दिए, देन द मीडियन ऑफ द रिजल्टिंग सेट इज, तो मतलब उन्हें जो है मीडियन क्या है, मतलब सेट का रिजल्टिंग मीडियन क्या है बोल के पूछ रहा। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या दिया उन्हें कि 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, मतलब एक 7 वैल्यूज़ है, समझो आप उसको ले लिए x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ऑब्जर्वेशंस आप ले लिए, जिसका मीन उन्हें दिया 15, ठीक है, 15 जो है उसका मीडियन है। तो मैं आप लोगों को अभी बताई कि मीडियन का मतलब जो मिडिल वाला टर्म रहता वो जो है मीडियन। तो 7, अब ये देखो 3 ऑब्जर्वेशंस इधर हो गए, 3 ऑब्जर्वेशंस इधर हो गए, तो मिडिल का जो टर्म आ रहा वो x4 है, 7 है। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को पहले बताई कि जब भी आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना रहता। तो इंक्रीजिंग नंबर में आप जब अरेंज कर रहे तो आप देखो ये 7 जो वैल्यू आ गई, बाकी के नंबर 7 से कम रहते और इसके जो नंबर्स रहते वो बढ़ के रहते, ठीक है, बड़े रहते नंबर्स। तो अब यहाँ क्या बता रहा कि ईच ऑफ द लार्जेस्ट 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाई 3, मतलब 3 ऑब्जर्वेशंस जो ऑलरेडी मतलब नंबर में बड़े हैं उनको 3 से ऐड कर रहे। तो 3 ऑब्जर्वेशंस कौन बड़े हो गए, x5, x6, x7, जो कि 7 से ज़्यादा रहते। तो इसमें 3 3 3 अगर हम ऐड करें तो मीडियन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आंसर हमारा आएगा सेम जो है 15, ठीक है।